नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में आपसे डेली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसी की कड़ी में आज मैं आपसे मैथ्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D इतने के ही क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपका वेक्टर 3D का सेकंड पार्ट लाया हूं। वेक्टर 3D का एक वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है। तो जो भी लोग मान लीजिए आज हमसे नया जुड़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो हमारे प्रीवियस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस को देखना, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर रैंक बूस्टर सीरीज नाम करके एक प्लेलिस्ट बना होगा। उस रैंक बूस्टर सीरीज वाला जो प्लेलिस्ट है, आप जब ओपन करेंगे तो सारे वीडियोस आपको लाइन से वहां पर मिल जाएंगे। तो वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं ये 5 क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात आपका कि जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं। वो इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि ये ज्यादा ना फैलने पाए। तो आप सभी लोग सुरक्षित रहिए और जितने भी प्रिकॉशंस बताए जाए उनको जरूर से जरूर फॉलो करिए। भले आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आप प्रिकॉशंस को जरूर फॉलो करिए। ये बात थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट सोशल, बीएलएलबी, एलएलबी, सीएचएस 9th क्लास, इनके सबके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो हमारा लास्ट बैच है उसमें एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। और डिटेल में जानकारी के लिए आप चैनल मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं बता दूं, मैं आज आपसे 2 वेक्टर का क्वेश्चन और 3 आपके 3D का क्वेश्चन यहां पर आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। पिछले में मैंने 3 वेक्टर 2 3D किया था, ठीक है। इसी तरीके से काफी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो ये जो आपका बॉक्स प्रोडक्ट है, आपको इसी की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ जानकारी ले लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे था। तो वहां पर क्या हुआ था कि मैंने कहा था कि डिटेल में मैं यहां पर इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगले एक वीडियो में एक ऐसा मैं क्वेश्चन लूंगा जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं आपको काफी बातें बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन यही है, यहीं पर मैं बात बताऊंगा। तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता, क्या है ये जान लीजिए। होता ये है ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी जो होता है, ए बी सी तीनों एक वेक्टर है। बी क्रॉस सी जो होगा एक क्रॉस प्रोडक्ट। आप अगर 2 वेक्टर के लेते हैं तो जो आता है रिजल्टेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो जो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसी वजह से इसका नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसी को हम लोग ए बी सी इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो इस पे आप ए इस तरीके से वेक्टर भी बना दें, नहीं भी बनाएंगे तो अंडरस्टूड होता है कि ए बी सी क्या है, आपके तीनों वेक्टर हैं। तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ज्योमेट्रिकली ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ज्योमेट्रिकली जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी वॉल्यूम निकालिएगा तो मॉड ले लीजिएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वॉल्यूम जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगली बात क्या होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी की हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
इसलिए यहां पर नहीं बताऊंगा। जो लोग नहीं देखें जाके उस वीडियो को देख लें। जो हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए ए बी सी आपको दिया गया हो कुछ आई जे के टर्म में, कि जैसे वेक्टर ए दिया गया हो a1 i कैप प्लस b1 j कैप c1 k कैप प्लस, ठीक है, और वेक्टर बी दिया गया हो मान लीजिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप b3 k कैप, इस तरीके c1 i कैप c2 j कैप c3 k कैप। तो a डॉट b क्रॉस c की जो वैल्यू आती है वो आती है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। इस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग यहां पर निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। आइए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। अगर हमारे इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी अगर कैसे हैं, अगर वेक्टर सी मतलब ए बी सी अगर तीनों आपके कोलिनियर या कोप्लेनर होंगे, ठीक है, वेक्टर ए बी सी अगर कोलिनियर या कोप्लेनर होते हैं तो इनका जो ये बॉक्स प्रोडक्ट होगा या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा। अगली दूसरी बात क्या होती है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ अगर मान लीजिए दो सेम वेक्टर हो जाएं, जैसे ए बी इस तरीके का, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। या इस तरीके से होता है जैसे ए बी बी, मतलब दो सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, अगर तीनों सेम हो जाएंगे तब भी वैल्यू जो होगी वो 0 ही आएगी। आप कहोगे सर कैसे, आप यहीं पर देखेंगे तो समझ जाएंगे आप कैसे। देखिए आपने अगर दो वेक्टर बराबर कर दिया, ठीक है, सेम सेम, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूं एक बार कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है आपका a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर बी है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, वेक्टर सी है आपका c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। ये है आपका ABC, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो सेम ही है, सेम मतलब वेक्टर A ही है दोनों, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर ये हटाइए, क्या लिख देंगे, A1 A2 A3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर दो वेक्टर सेम हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पर दो रो या दो कॉलम जो भी कहिए आप, जैसे जो भी लिख रहा हूं मैं इस बेसिस पे तो रो बोलूंगा कि दो रो सेम हो जाएगी। और आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट की कोई भी अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो प्रॉपर्टी जो है मैंने यहां पर ये सब प्रॉपर्टी यहां पर लिखा, ठीक है। अगली क्या बात है, अगली बात यह है कि मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मैंने क्या माना था वेक्टर आप समझ गए होंगे। अगली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर नहीं आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर जानते हैं तो एक प्रॉपर्टी ये भी जानते होंगे कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। जैसे अगर हम पहले रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर दें तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो b1 b2 b3 a1 a2 a3 लिखते हैं ना, c1 c2 c3। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ये एक माइनस साइन आ जाता है, ये आप लोग जानते हैं। इसका मतलब ये क्या है पता है, आप अगर ध्यान देंगे तो ये BAC है, ये ऊपर मैंने क्या लिखा था, ABC लिखा था, ऊपर ABC लिखा था, नीचे क्या लिखा, BAC लिखा। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं रिजल्ट के रूप में कि ABC इज इक्वल टू माइनस ऑफ BC BAC, ठीक है। और ऐसे एक रिजल्ट नहीं, हम लोग बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग एक काम करें या मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं फिर उसका मैं प्रूफ बता देता हूं डिटर्मिनेंट के मेथड से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मैं प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा था आपसे, आप अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बॉक्स प्रोडक्ट ABC इज इक्वल्स टू द BCA इज इक्वल्स टू द CAB। इसको हम लोग साइक्लिक मेथड कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB। पहला मैं इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कैसे होता है ये। ABC इक्वल टू BCA कैसे हो गया, देखिए
जैसे आपने अभी क्या किया, एक बार इंटरचेंज किया है यहां पर, ठीक है, एक बार आपने इंटरचेंज किया है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक बार और इंटरचेंज कर रहा हूं, और इस बार क्या कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करने पर क्या हो जा रहा है, देखिए ऊपर b1 b2 b3 एज इट इज रहेगा, यहां हो जाएगा c1 c2 c3, और यहां क्या आ जाएगा a1 a2 a3। अच्छा, अब ये क्या लिखा है, आप कहो ना कि b c और a लिखा है, ठीक है। करते क्या है, जो तीनों वेक्टर्स होते हैं इन्हीं के आईजे के जो कोफिशिएंट्स हैं वही लिखते चले जाइए। तो b पहले लिखा है तो b1 b2 b3, c लिखा है c1 c2 c3, a लिखा है a1 a2 a3। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो मैंने, अब देखिए आपने फिर एक रो इंटरचेंज किया तो एक निगेटिव साइन बाहर आएगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ गया। अब देखिए क्या बी सी ए, ये जो आपका बी सी ए आया है, ठीक है, और आपका ए बी सी कहां गया, ये है, ठीक है, ए बी सी। तो मैंने क्या कहा था कि ए बी सी जो होगा आपका वो बी सी ए के बराबर होगा, है या नहीं है, बताइए बताइए, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आप, जैसे मैंने क्या कहा, दोनों बराबर होने के क्या मतलब हुआ कि जो देखिए वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी इसमें। देखिए जैसे आपका अगर ए बी सी था, ठीक है, ए बी सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब बी सी ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, b1 b2 b3 c1 c2 c3 और a1 a2 a3 ये हुई। तो अब सेम कैसे हुआ, देखिए सेम इस तरीके से है आपका कि हम अगर इसको इससे इंटरचेंज करते, नहीं पहले हम क्या करते हैं, देखिए अभी मैं उल्टा प्रोसेस बता रहा हूं। अभी देखिए, अभी मैंने क्या किया, यहां से यहां पहुंचा, अभी मैं, देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं जान रहा हूं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पे। देखिए ये BCA की वैल्यू है, कहिए हाँ BCA की वैल्यू है। ये मैं क्या किया था, मैं सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट था मेरा, और इसकी वैल्यू क्या थी, ABC थी, ABC। ABC की वैल्यू ये इतनी थी, मैंने क्या किया, दो बार रो में इंटरचेंज किया, पहले दूसरी रो चेंज किया है और दूसरी तीसरी में इंटरचेंज किया है, और फाइनली मेरा ये आ गया। तो ये ABC की ही तो वैल्यू है, बताइए। और जो ABC की मैंने वैल्यू निकाली है, और यही हमारी BCA की वैल्यू है, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप ये जानते होंगे कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, सिवाय एक निगेटिव साइन के। वैल्यू वही आएगी, बस आपकी साइन चेंज हो जाती है। तो बॉक्स प्रोडक्ट ABC की जो वैल्यू थी वही, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट ABC है, मैंने कुछ नहीं किया, बस डिटर्मिनेंट इंटरचेंज किया, एक निगेटिव साइन है, फिर एक और इंटरचेंज कर दिया, तो इस बार पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है, ये फाइनल आ गया। तो ये भी ABC की वैल्यू है, और यही चीज अगर हम लोग लिखेंगे तो यही BCA होगा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यहां देखोगे साइक्लिक रूल होता है कि ABC इज इक्वल टू BC, इस तरह आप लिख सकते हो कि ABC इज इक्वल टू BCA और इज इक्वल टू CAB, ठीक है, ये रूल आपका चलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, समझ गए कि नहीं। मैं यहां से यहां पहुंचा तो मैंने दिखा दिया कि ABC इज इक्वल टू BCA है, ठीक है, कुछ नहीं किया है, रो में सिर्फ इंटरचेंज किया है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, आप रो में इंटरचेंज करोगे तो सिर्फ निगेटिव साइन आएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपकी, तो यही बेसिक सा रूल जो है आपका, यही सब लगा के मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और भी यहां कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको याद होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू अभी मैं निकालूंगा ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। एक और ऐसे याद रख लीजिएगा आप कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट आता है बहुत फेमस है, ट्वाइस ऑफ ABC आता है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे एक आपका और होता है, वो मैं आगे एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मत करिए, सिंपल सा जो बेसिक मेथड होता है इसको ओपन करिए, B माइनस सी क्रॉस C माइनस ए, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व कर लीजिए इसको। तो A माइनस बी तो बाहर वैसे ही रहने दीजिए, पहले हम लोग अंदर का सॉल्व करते हैं। तो B से लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या आ जाएगा, B क्रॉस C माइनस A क्रॉस B
माइनस सी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, C क्रॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि C और C में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बातें हो गई आपकी। अब चलिए, अब इसमें क्या करना हम लोग को, अब इससे डॉट लेना है a माइनस बी से। तो क्या आ जाएगा आपका, a डॉट b क्रॉस C आ जाएगा पहला। दूसरा फिर क्या आ जाएगा आपका, दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस a डॉट a क्रॉस b आ जाएगा। फिर तीसरे में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस a डॉट c क्रॉस a आ जाएगा। ठीक, ऐसे b का देखिए, माइनस b डॉट b क्रॉस c आ जाएगा। फिर b का हम लोग इससे लेंगे तो प्लस b डॉट a क्रॉस b आ जाएगा। और उसके बाद माइनस b डॉट c क्रॉस a आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने टोटल लिख लिया यहां पर। अब देखिए, अभी जो मैंने बताया था उसका यूज करते हुए आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर दो वेक्टर सेम हो गए। ठीक है, और मैंने बताया था कि a b आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि क्या है, यहां पर जो आप लिख रहे हो ना, ये एक तरीके से एक रो रिप्रेजेंट कर रही है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, डिटर्मिनेंट की एक रो रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो जाएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी बेसिस का यूज करते हुए ये भी 0, ए भी 0, ए भी 0 और आपका ए भी 0 हो जाएगा। सब 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये दो। ठीक है, तो वो क्या है आपका, एक है ए बी सी है और दूसरा क्या है आपका बी सी ए है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी सी जो होता है वो बी सी ए के बराबर होता है। वो बताया था कि नहीं बताया था, कैसे किया था कि मैंने क्या कहा कि इसमें जो हर एक वेक्टर लिखा वो एक रो रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट की। तो मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं बस केवल 2 बार इंटरचेंज किया हूं, 2 बार रो को इंटरचेंज किया हूं। कि जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहां पर a और b को चेंज किया, और फिर जब यहां पर a आ जाएगा, पहले यहां पर क्या आ जाएगा, b a c आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि आपने अगर एक रो का इंटरचेंज किया तो वैल्यू सेम आती है लेकिन साइन निगेटिव हो जाता है। और फिर मैं a और c में इंटरचेंज कर देता हूं, b c a, और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक और निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर होता है और दोनों का निगेटिव मतलब दोनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ए बी सी माइनस बी सी ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 0। तो इसके माध्यम से मुझे बस केवल आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जानकारी देनी थी कि कैसे क्या होता है उसमें। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं वेक्टर का। वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अगर ये पहले से आप नहीं पढ़े होंगे तो आपसे ये होगा भी नहीं। ठीक है, हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट ये सब पढ़ चुके हैं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है, सॉरी ये गिवन है क्वेश्चन में कि इफ मॉड ऑफ दिस स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो 144 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है ये 4 दिया गया है, देन मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, क्या आप सभी को ये पता है ए क्रॉस बी क्या होता है? ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले को मैं डिराइव करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होता है? आप कहोगे सर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड मॉड ले रहा हूं। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर होता ही वही है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हम लोग साइन थीटा नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ये हो गया आपका साइन थीटा। फिर क्या आप एक चीज जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पहले भी एक चीज और, ए डॉट बी क्या होता है आपका? आप कहोगे सर ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए और क्या। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने पे देखिए आपको आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहां पर कि यहां पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैं एकदम सॉल्विंग कर रहा हूं और कुछ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पर भी था, ये आपका कट जाएगा, मैग्नीट्यूड है सिंपल। तो देखिए यहां पर फाइनली फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका। अगर आप ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं, इस ए डॉट बी का जो स्क्वायर है इसको मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, और इसी को हम लोग लैग्रेंजेस थ्योरम भी कहते हैं। वो आप भूल जाइए, नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव करके गए थे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है, पूरी कहानी है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। सिंपल डॉट और क्रॉस को थोड़ा सा आपको मिक्स कर दिया कि डॉट क्रॉस वाले से साइन थीटा निकाल लिया, डॉट वाले से कॉस थीटा निकाल लिया, और सिंपल यूज कर लिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट एक आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को रखकर अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो इसका मतलब आपका हालत बहुत खराब है, और फिर आपसे होगा कुछ नहीं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसकी वैल्यू दिया उसने 144, मॉड ए का स्क्वायर 16 इंटू मॉड बी का स्क्वायर। अब इसमें मॉड बी बताइए कौन नहीं निकाल लेगा, सब कोई निकाल सकता है। ये आ जाएगा आपका 16 9 3, मॉड बी 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो डॉट और क्रॉस की थोड़ा सा खेला करना था इसमें, और आपसे क्वेश्चन हो जाता। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान ही था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था कि ये चीज अगर आपको पता नहीं होगी तो आपसे हो नहीं पाएगी। पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो क्लिक नहीं करता उतना जल्दी उस टाइम। ठीक है, अगला मैं 2 क्वेश्चन आपसे अगले जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके तीनों क्वेश्चन कहां से हैं, 3D से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तीसरा मैं लेता हूं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा आपको क्या करना है कि एक पॉइंट दिया गया है, P पॉइंट 1,0,0, और इस पॉइंट को आपका क्या निकालना है, इमेज निकालनी है। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इन द लाइन, किस लाइन के रिस्पेक्ट में, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/-3z प्लस 10/8। ठीक है, तो इमेज निकालनी है यहां पे आपको, इस पॉइंट की इमेज निकालनी इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मतलब सीधी सी बात होगी कि कोई एक लाइन है, ठीक है, एक बात जान लीजिएगा, इमेज निकालना, यहीं पर आ जाएगा भी आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, यहीं पर आ जाएगा भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। 3 चीजें होती हैं भाई साहब, तीनों चीजें सीख लीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूं किसी न किसी एक टाइप से आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूं पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना, अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा पॉइंट का प्लेन के रिस्पेक्ट में
इमेज निकालना, दोनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में आता ही आता है। और करना कुछ नहीं होता, वर्किंग प्रोसीजर सीख लीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर सीख लीजिए और बेसिक बेसिक चीजें होती है, कुछ नहीं, बस सीखना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए क्या रहा है, कोई एक लाइन है और ये जो लाइन है वो साफ साफ दिख रहा है किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, -1 और -10, इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। देखिए x - x1, y - y1 मतलब -1 पॉइंट है और z - z1 मतलब -10। ठीक है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2, -3, 8। ठीक है, अच्छी बात है। कोई एक पॉइंट हम लोग यहां पर मान लेते हैं जो कि क्या है, 1, 0, है। इसी पॉइंट का हमें क्या करना है, इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। एक तरीके से इस लाइन को आप एक मिरर समझिए। जैसे क्या होता है, मिरर क्या होता है, मिरर के सामने आप खड़े हैं, आपकी इमेज बनती है उसमें ना, वही चीज है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट की दूरी जितना इस लाइन से उधर है, उतना जितनी इधर आ जाएगी यही इमेज कहलाएगी। इसको अगर हम आई पॉइंट कहते हैं, और यही पॉइंट हमें निकालना होता है। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट होगा लाइन पर, ये वाला जो पॉइंट, इसको मैं एम ले लेता हूं, इसको पी ले लेता हूं, इसको आई लिया हूं। ठीक है, इस यही जो एम पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट्स का। ठीक, क्योंकि ये लाइन एक तरीके से मिरर है और इसी के रिस्पेक्ट इमेज निकालना, जितना उधर है उतना इधर आ जाएगा। ठीक, तो यही पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो, और क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस आती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम है, कई बार आपसे पूछेगा कि ये पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। आपसे एम का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इसको हम लोग कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग कौन सी डिस्टेंस देखेंगे, परपेंडिकुलर ही तो देखेंगे। अरे सीधी सी बात है कि ये मिरर है, ये आप हो, तो आपके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उतना पीछे इमेज बनेगी आपकी, वही निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, तो m जो होगा आपका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे इसको हम लोग, pm जो होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है, और i अगर आप निकाल लेंगे तो वही इमेज हो जाएगी p की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो तीन चीजें आपको यहां पर निकालनी है, एक इमेज हो गया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, और एक होता है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं तीनों चीज यही एक ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। ठीक है, बहुत आसान होगा। आसान किस सेंस में मैं आपको बताता हूं, आपको काम क्या करना है, आपको इस m का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, m पॉइंट अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, m आ जाएगा तो मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, pm डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाएगी। और मैंने अभी क्या कहा कि m जो है आपका मिड पॉइंट है, m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड i। ठीक है, और अगर आपका m जो है वो मिड पॉइंट है p और i का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के अगर m आपको पता रहेगा तो i भी आसानी से आ जाएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, m निकालना है। m हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हम लोग टोटल इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, यही सीखना है कि हम लोग m कैसे निकालेंगे। देखिए जो जो प्रोसीजर बताता हूं वो फॉलो कर लीजिएगा, इससे आसान और कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या दी गई थी, इक्वेशन ही मैंने मिटा दिया, लेकिन मैं तब भी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि इस पॉइंट किस पास कर रहा है और क्या डायरेक्शन रेशियो है, इतना पता होगा तो कोई भी लिख लेगा। ठीक है, नहीं तो मैं कागज में देख के भी लिख सकता हूं, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं मुझे। -3 = z + 10/8। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और यहां पर हम एक पैरामीटर t ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पैरामीटर t इतनी डिस्टेंस है एक तरीके से। ठीक है, एक पैरामीटर t ले लिए, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से x क्या आ जाएगा आपका 2t + 1 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा आपका -3t - 1 आ जाएगा, z क्या आ जाएगा 8t - 10 आ जाएगा। तो ये जो मैंने निकाला है एक पैरामीटर t मान के, वो m का कोऑर्डिनेट दे देगा। m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2t + 1 -3t - 1 और 8t - 10। m का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैंने ये कहा, ये जो pm है ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, l मान लेते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो pm इज परपेंडिकुलर टू l है। ठीक, तो जो pm का डायरेक्शन रेशियो होगा और जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले आपको pm का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं करना होता है। अगर इस तरीके से हम लोग किसी मतलब अगर ऐसे हम लोग किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं और अगर हमें उसके पॉइंट्स पता है तो y2 माइनस y1 z2 माइनस मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कर दीजिए, आ जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। तो pm का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2t प्लस, रुकिए लिख देता हूं, 2t प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका माइनस 3t माइनस 1 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8t माइनस 10 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के क्या आ जाएगा 2t माइनस 3t माइनस 1 8t माइनस 10, ठीक है। ये pm का डायरेक्शन रेशियो आ गया, ठीक है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, pm परपेंडिकुलर 12 है, तो डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 बराबर कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 8 है ना, तो 2t इंटू 2 और माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3t माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 8t माइनस 10, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैं सिंपली 0 के बराबर कर रहा हूं और मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब ये बताइए क्या इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकाली जा सकती है? बताइए, हाँ निकाली जा सकती भाई। सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, t की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास। मान लेता हूं t कुछ x आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी तो बहुत सिंपली सी m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। m के कोऑर्डिनेट में क्या करना है, आप यहां से t की वैल्यू निकालिएगा, उसको यहां पे ले जाके रख दीजिएगा। इससे क्या होगा आपका m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगर m का कोऑर्डिनेट आ गया तो सब चीजें आ गई। m का कोऑर्डिनेट आएगा, तुरंत pm डिस्टेंस निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। m आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इमेज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये मान लीजिए अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कहेंगे कि m आपका मिड पॉइंट है। अभी मैं कहा था, यहां कहा था m अगर आपका मिड पॉइंट है तो अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m का जो x वाला कोऑर्डिनेट आएगा। मान लीजिए 2t प्लस 1 है तो t की वैल्यू मान लीजिए x आई है तो 2x प्लस 1, x कुछ नोन आएगी, मान लीजिए 3 4 कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां से अल्फा निकाल लीजिएगा। ऐसे ही करके अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे आप लोग। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको एक बार क्लियरली और एक बार बता देता हूं, उसको सुन लीजिए, बस कैलकुलेशन खुद करते रहिएगा आराम से। मैंने क्या कहा, यहां पर 3 चीजें हैं आपकी, इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सबसे पहली चीज हमें यह दिया जरूर गया रहेगा कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वो कैसे, एक पैरामीटर हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। एक पैरामीटर t मान लेंगे और उस तरीके से, इस तरीके से आपका m का कोऑर्डिनेट लिख देंगे उस पैरामीटर के टर्म में। उस पैरामीटर के टर्म में मैंने m का कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक। अगला काम क्या करना है कि pm आपके इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो pm का डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट के, मतलब इस pm का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 बराबर होगा। बस यही काम करना है। तो सबसे पहले आप pm का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 बराबर कर देंगे। वहां से आपका पैरामीटर t की वैल्यू आ जाएगी। जो भी t की वैल्यू आएगी वो यहां पर रख देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा आपका m कोऑर्डिनेट आ जाएगा। m का कोऑर्डिनेट आते ही आपकी सारी चीजें आपकी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है। कुछ भी मैंने अगर यहां पर खास किया हो तो बताइए, एकदम बेसिक सा रूल लगाया है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहां से। और सेम तरीके से अभी देखिएगा इमेज में भी यही सब करना होता है, बस थोड़ा सा वहां, मतलब सॉरी इमेज में कह रहा हूं, मतलब प्लेन में जब हम लोग अभी प्लेन का क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना पड़े अगर हमें प्लेन के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पर एक लाइन एक मिरर थी तो हम लोग इमेज निकाल लेते। अगर मान लीजिए प्लेन आपका एक मिरर बन जाए तब क्या आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन वही हमारा कि आपको एक पॉइंट दिया गया है 2 - 1 3, 2 - 1 3। इस पॉइंट का आपको इमेज निकालना है इन द प्लेन 3x - 2y + z = 9, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग प्रोसीजर देखिए, तभी इसको करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन में ले लेता हूं इस तरीके से, मान लीजिए कोई हमारा एक प्लेन है, ठीक है। और वो प्लेन में ले लेता हूं क्या, ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लीजिए मैं एक प्लेन ले लेता हूं। ठीक, कोई एक पॉइंट होगा मेरा, मान लीजिए कोई एक पॉइंट मेरा P है और x1 y1 z1। ठीक है, एक कोई पॉइंट P देता, कहता है इस पॉइंट की इमेज निकालिए इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो वही बात होगी कि यहां से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मान लीजिए पॉइंट M ले लेते हैं, यही यहां आपकी इमेज कहीं बन जाएगी। ठीक है, इमेज मान लेता हूं मैं कोई अल्फा बीटा गामा है, और ये जो M है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये PM जो है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगी, इसको हम लोग x2 y2 और z2 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात होगी। सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या आपको ध्यान देना है, PM जो है इस प्लेन का परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये बताइए किसी भी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ABC होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है PM, ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगे, मतलब प्लेन का नॉर्मल और ये जो लाइन PM है क्या दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो जाएंगे। अरे आप खुद समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है। ठीक है, प्लेन क्या, ये क्या मेरा एक हाथ एक प्लेन नहीं है क्या, मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, मैंने कहा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, यहां से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, तो ये जो इतना होगा डिस्टेंस नहीं, ये जो पॉइंट होगा नीचे वाला वही इमेज कहलाएगा इसका। अरे अगर ये मिरर है तो अगर ये मान लीजिए मिरर है तो ये जो पॉइंट होगा उसकी इमेज यही तो बनेगी ना, तो वही हमें पॉइंट निकालना, वो बात की बात है। पहले आप सोचिए, अगर ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, ये होगा, और जो मेरा पॉइंट है वो भी परपेंडिकुलर है। तो ये और ये नॉर्मल और ये पॉइंट दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन PM है ये प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा, और जो दोनों पैरेलल हैं उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो PM का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो वही होगा जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, दैट इज ABC। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल गया किसी लाइन की अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तब सीधी सी बात है उस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ PM। क्या लिखेंगे आप, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, PM। अब हमें क्या करना है, हमें m का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बस वैसे जैसे पिछली बार मैंने किया था कि एक पैरामीटर में t ले लेता हूं और t पैरामीटर के टर्म में m का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा आपका AT प्लस x1 कामा BT प्लस y1 और CT प्लस z1। ये आ जाएगा आपका m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, पैरामीटर t लेके जैसे अभी पीछे लिखा था मैंने वैसे ही मैं m का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। ठीक, अब देखिए अब कैसे आप इस पैरामीटर t की, जब आप कोई एक अननोन पैरामीटर अपने मन से ले रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैरामीटर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालकर। ठीक है, तो इस पैरामीटर t की हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तरीका यही होगा कि अगर ये m का अगर कोऑर्डिनेट है तो ये जो पॉइंट M है ये प्लेन में ही तो है, तो सीधी सी बात है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो a इंटू ये जो भी है आपका इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसको मैं मान लेता हूं क्या, इसको मैं कुछ वैल्यू मान लेता हूं, कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3। ठीक है, उतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो सीधी सी बात है, यहां से आप अगर रखेंगे तो यहां से क्या होगा, आपके t की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी, m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहां पर रखने से m का कोऑर्डिनेट मिलते ही p पता है, i तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कहता है आप चाहिए तो आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा और हिंट कर दे रहा हूं बस, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए प्रॉपर।
ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट है ये क्या दिया गया है 2, -1, 3 और ये जो प्लेन दिया गया है ये क्या दिया गया है 3x - 2y + z = 9। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि ये जो लाइन है PM ये प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा, तो जो प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही हमारे इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या हो जाएगा 3 - 2 1। ठीक है, तो ये जो लाइन PM है इसका ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ PM क्या लिख दूंगा मैं x - 2/3 = y + 1/-2 = z - 3/1। ठीक है, एक पैरामीटर t ले लीजिए तो m का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका 3t + 2 - 2t - 1 और t + 3। ये किसका हो गया m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो पॉइंट m है ये प्लेन के अंदर है, मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए। 3 × 3t + 2 -2 × -2t - 1 और प्लस t + 3 = 9। अब क्या बताइए, इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? t की वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे, m का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा, m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इमेज नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको क्या करता हूं ना, ये तो हो गया आपका एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो एक जेन्युइन प्रोसीजर होता है, उससे मैंने आपको बता दिया, और मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसको आप फॉलो करिए, और नहीं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद कर सकते हैं, याद करने का तो तरीका बता दूंगा, बहुत आसान होगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप यूज करेंगे तो और अच्छी बात है। मान लीजिए ये मेरा एक कोई प्लेन है ax + by + cz + d = 0। ठीक है, एक कोई पॉइंट है मान लीजिए आपका P, x1 y1 z1। ठीक, कहा जा रहा है आपसे कि इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही हो जाएगा, एक पॉइंट M यहां आ जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से बना लीजिएगा, और इसको मैं x2 y2 और z2 मान लेता हूं। ठीक है, और यहां पर इमेज आ जाएगी आपकी अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको निकालना है सबसे पहले मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे आप, क्या करना है आपको, ये पता हो गया कि इस लाइन का PM लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, यही जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, दैट इज द A, B और C। ठीक है, ये पता हो गया आपको। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर आपको समझा देता हूं कैसे याद करेंगे उसको। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, y2 - y1/b = z1 z2 - z1/c = टाइम्स, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन a² + b² + c²। ये फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, यही है आपका, किसका फॉर्मूला है ये आपका, अगर आपको x2 y2 और z2 निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए याद कैसे करेंगे, x2 - x1 अपॉन a, देखिए ऐसे x2 - x1 अपॉन a, y2 - y1/b z2 - z1/c इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इस पॉइंट को इस प्लेन में सेटिस्फाई कर दी। मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, ये गलती से मत करिएगा, मैं आपको बस एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रिजल्ट को याद कैसे रखेंगे। तो निगेटिव साइन इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई किया, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन a² + b² + c²। फॉर्मूला आपको याद हो तो फॉर्मूले से कर लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल प्रोसीजर आपको याद रहना ही चाहिए और उससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहां पर और सीधी सी बात है, अगर आप ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे फॉर्मूले से तो इमेज आपका आ ही जाएगा, तो इमेज निकालने के ऐसे कोई आपको दिक्कत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तब भी आप इमेज निकालना चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से तो कुछ नहीं करना है, वही सेम सिमेट्रिकल इसमें भी लाना है
कि आई और पी इसका रिलेशन देखिए कैसे अभी लिखता हूं मैं, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू गामा माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स। इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए, दैट इज द ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस ध्यान ये देना होता है कि यहाँ पर -2 लग जाता है यहाँ पर, ठीक है, बस इतना से फर्क पड़ता है। और सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, आपको x2 y2 z2 निकालना है। आप इसको इसके बराबर कर दीजिएगा और इसको इसके बराबर करिएगा, इसको इसके बराबर करिएगा, मतलब तीनों को इसके इक्वेट करेंगे, क्योंकि ए बी सी आपको पता रहेगा, x1 y1 z1 पता रहेगा, तो कुल मिला के ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। क्या आएगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर करेंगे, a और x1 पता रहेगा, x2 निकल जाएगा, y2 निकल जाएगा, z2 निकल जाएगा। और सेम फॉर्मूला आपका नीचे वाला भी मैंने लिख दिया। ये किसके लिए है? इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां से आप अल्फा बीटा गामा जो है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस यही याद रखिएगा, -2 यहां आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला तो एज इट इज है, जैसे आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। तो बताइए यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो सकती है? यहां पर कोई दिक्कत? किसी भी पॉइंट का आपको इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन से लाइन से निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेम फॉर्मूला आपका लगता है जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और वहां पर हम लोग किसी एक पॉइंट का उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इमेज निकालते हैं तब भी हम लोग सेम फॉर्मूला वहां ड्राइव करते हैं। बस वहां ये क्या होता है कि x और y में ही होता है, z नहीं आता, क्योंकि हम वहां पर 2D की बात करते हैं। 2D में लाइन 3D में प्लेन सेम होता है, कई बार मैंने ये बात बोली है, ठीक है। 2D में लाइन 3D में प्लेन सेम बात, कोई अंतर नहीं। रफ कर दूं मैं इसको? बिल्कुल सर कर दीजिए। ठीक, चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा एक, उसके बाद खत्म है। चलिए तो आइए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है आपका कि आपको फाइंड करना है, दो प्लेन्स दिए गए हैं, उन प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका दो आर्टिकल कवर करूंगा। वो क्या होगा? पहला होगा कि किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी प्लेन से, और दूसरा चीज दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये दोनों आर्टिकल्स यहीं पर आपके कवर होंगे। तो जो दो प्लेन्स दिए गए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस निकाल ली गई है उनको मैं लिख देता हूं, क्या है? 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है आपका? 8x माइनस 6y प्लस 10z माइनस 34 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हीं दोनों बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। मैं पहले बता दूं ये दोनों जो प्लेन्स हैं आपके पैरेलल प्लेन्स हैं। आप ये कैसे पहचानोगे? पहले आप इसको इस तरह लिख लो, 4x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे, देखिए दो प्लेन्स अगर पैरेलल है उनका क्या मतलब है? उनके नॉर्मल पैरेलल हैं, ठीक है। दो प्लेन्स के पैरेलल होने का मतलब उनके नॉर्मल पैरेलल हैं। नॉर्मल के पैरेलल होने का मतलब है कि उनके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो सेम होंगे। देखिए इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है? दोनों पैरेलल हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये आपके बीएससी 2019 में क्वेश्चन भी आया था शायद, कि आपको, या कभी आया था 2019-18 इसी में से आया था बीएससी में, कि कोई एक अगर पॉइंट P दिया गया है x1 y1 z1, और इस पॉइंट P की अगर आपको इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, क्या करना है? इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और इस प्लेन की इक्वेशन अगर आपको दी गई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, देन क्या करना होता है? जो डिस्टेंस आती है वो क्या आता है? कुछ नहीं, मॉड कर लगा दीजिए, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करिए। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाती है डिस्टेंस आपकी, ठीक। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर पॉइंट नहीं निकालना, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी प्लेन से। यहां से आपस में दो प्लेन हैं, दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है।
तो जो इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी होती है, इसमें देखिए हम लोग जो बेसिक प्रोसेस होता है वो बताता हूं, फिर डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताता हूं मैं। प्रोसेस क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक प्लेन पे कोई पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस पे मैंने पॉइंट P ले लिया, x1 y1 z1। तो मैं क्या करता हूं ना कि इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे, और वही इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करते हैं। तो इसका बहुत सीधा सा तरीका होता है इसमें। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए दोनों प्लेन की इक्वेशन में ले लेता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस मान लीजिए d1 इज इक्वल टू 0 है। और पैरेलल अगर प्लेन्स हैं तो उनके सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स ही अलग होंगे, बाकी तो सब सेम ही होगा। मैंने पहले ही बताया, जैसे यहां पर देखिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म 12-17 अलग अलग है बस। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। डायरेक्ट देखिए, बाकी जो तरीका वो यही है कि इसमें पॉइंट आप रखिए, यहां पर एक कोई पॉइंट मानिए, उस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, वो आता है आपका फॉर्मूला आता है d1 माइनस d2 अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है आपके दो प्लेन्स के बीच की दूरी। ठीक है, दो अगर हमारे पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनकी बीच की जो ये डिस्टेंस है वो इस तरह हम निकालते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें बताइए, d से मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, d1 d2 सेम मत समझ लीजिएगा, d1 d2 कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, चलिए इसको तो हम लैम्डा और p लिख देते हैं, लैम्डा और इसको हम p लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लैम्डा माइनस पी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका क्या 17 12 29 हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मॉड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 29 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा क्या अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 25 9 34 प्लस 16 50 अंडर रूट 50। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 अपॉन कितना लिख देंगे 5 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी दोनों प्लेन्स के बीच में। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैंने अब यहां पर तो प्लेन का ये फॉर्म यूज किया था जिसमें इसके जो नॉर्मल्स उनका डायरेक्शन रेशियो ABC है। अगर मान लीजिए प्लेन का नॉर्मल फॉर्म दे देता आपको LX प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू लैम्डा, अगर मान लीजिए ये फॉर्म यूज कर लेता, तब याद रखिएगा, तब बस केवल लैम्डा उस केस में क्या है, उस केस में आपका LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और सबको पता होता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसलिए सिर्फ लैम्डा माइनस पी ही आंसर होगा। ठीक है, लैम्डा माइनस पी अगर इसकी इक्वेशन होती LX प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू P। ठीक है, आप पूछोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म दिया गया, क्या दिया गया? अरे भाई साहब, अभी मैंने बोला कि अगर इस तरह फॉर्म होगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। आप खुद ही देख लो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो या आप ना भी रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं, अरे 1 आएगा तो यहाँ 1 रख देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, मैं बात कर रहा था डायरेक्ट करने के लिए कि अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में दे दे, आप पहचान ले गए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस लैम्डा माइनस पी कांस्टेंट टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स आ जाएगा। कितना सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो आर्टिकल यहां से ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन से और दो प्लेन्स के बीच, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस हो चुके हैं, तो आगे भी ऐसे आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वही हमारे लिए एक छोटी सी मोटिवेशन होती है। तो आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।